गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका 10th क्लास सामाजिक विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। बेटा आपके 10th क्लास के सिलेबस में कुछ परिवर्तन हुए हैं। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है स्वर्णिम भारत, उसमें से बहुत सारे टॉपिक कम हो गए हैं। इसमें जो टॉपिक रखे गए हैं वो है मौर्य वंश, गुप्त वंश और वर्धन वंश। बाकी सारे टॉपिक हटा दिए गए। तो अपन नवीन सिलेबस के अनुसार आज अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं। इसमें आपके 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है मौर्य वंश बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अपन मौर्य वंश के बारे में जानते हैं। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? मौर्यकालीन प्रशासन पर हर बार क्वेश्चन बनता है, तो इस पर अपन चर्चा करते हैं। ईसा पूर्व 326 ईस्वी में मगध का जो राज सिंहासन था, इस पर एक विलासी राजा आसीन था, घनादन। पश्चिम उत्तर भारत पर उस समय यूनानी आक्रमण हो रहे थे। सिकंदर के आक्रमणों से चारों तरफ भय का माहौल था। भारत की परिस्थितियां उस समय अत्यंत विकट थी। एक ऐसी राजा की आवश्यकता थी जो विदेशी आक्रमणों से भारत की रक्षा कर सके और पूरे भारत पर एक छत्र या अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना कर सके। तो ऐसे में जिस शासक का उदय हुआ वह थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के शिष्य थे और चाणक्य की सहायता से वह भारत के सम्राट बने। तो अपन देखते हैं मौर्य वंश के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी में शासक बना। 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की संस्थापना की पहली बार प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना हुई। आपके 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया है कि प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किस शासक के समय में हुई? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। 305 ईस्वी पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासक बनने के बाद में सबसे पहले पश्चिम उत्तर भारत से विदेशी आक्रमण हो रहे थे और उस विदेशी आक्रमणों से रक्षा करने का प्रयत्न किया और जो यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर था उसको पराजित किया, उसके साथ संधि की। चंद्रगुप्त से यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने 500 हाथी लिए और बदले में अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया। और इस संधि का फायदा ये हुआ कि भारत हमेशा के लिए जो पश्चिम उत्तर के यूनानी आक्रमण हो रहे थे उससे मुक्त हो गया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। अपना राजदूत मेगस्थनीज, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी जिसके बारे में मौर्य साम्राज्य के बारे में या मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। और बेटा यहाँ पर प्रश्न भी ये बन गया है कि इंडिका के लेखक कौन है? मेगस्थनीज इंडिका के लेखक हैं। तो मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में उस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था उसका विस्तार पूरे भारत में था। पहली बार एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना हुई थी। काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर के भूभाग इसमें सम्मिलित थे। संपूर्ण भारत पर एक केंद्रीय शासन पहली बार नियुक्त हुआ। वृद्धावस्था में उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि हिंदू शासक था, जैन धर्म की दीक्षा ले ली जैन साधु भद्रभाऊ से। और अपने अंतिम समय में उसने श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? मैसूर में, कर्नाटक में। मानचित्र में पूछ लिया जाता है श्रवणबेलगोला को दर्शाओ, तो कहाँ दर्शाएंगे? कर्नाटक में, मैसूर। श्रवणबेलगोला में संधारणा विधि के द्वारा, संधारणा विधि जैन विधि होती है, इसमें कुछ नहीं खाया जाता, सिर्फ आंवले का सेवन करके उसने अपना शरीर त्याग दिया उपवास करके। तो इस तरह भारत में प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना मौर्य वंश के समय में हुई। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार केंद्रीय साम्राज्य की स्थापना की।
यूनानी आक्रमण से भारत को मुक्त किया। यूनानी राजदूत पेरिस्लिस के दरबार में रहा। और चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से शासक बना? चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अर्धवार्षिक में पूछा जा चुका है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। तो इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अपन ने चर्चा की। इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में मौर्य वंश का अगला शासक बना बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी था। बिंदुसार को यूनानी लेखों में अमित्रोचेटस कहा है। इसने दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत नियुक्त किया। वायु पुराण में इसे भद्रसार और जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा गया है। दिव्यांतान के अनुसार इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। तो इसका दमन करने के लिए पहले उसने अशोक और बाद में सुसीम को भेजा, जो कि उसके पुत्र थे। प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश फिलाडेल्फस ने डियोनिसियस नामक मिस्री राजदूत इसके दरबार में नियुक्त किया। बिंदुसार के बाद में अगला शासक अशोक बना। हालांकि अशोक ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, ज्येष्ठ पुत्र सुसीम था, लेकिन योग्यता के कारण भारत का अगला शासक अशोक बना। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है, तो अपन अशोक पर चर्चा करते हैं। जैन अनुश्रुति के अनुसार ये पता चलता है कि बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के साम्राज्य पर अशोक सिंहासन आरूढ़ हुआ 273 ईस्वी पूर्व में, जबकि दक्षिण भारत से प्राप्त मांस की और गुर्जरा अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। अभिलेखों में अशोक का नाम देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी उपाधियों से विभूषित है। अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया और इसकी प्रेरणा उसे मिली थी ईरान की राजा दारा प्रथम से। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ। पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। अभिलेखों में उसकी रानी कारुवाकी का उल्लेख भी मिलता है। राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर और खोतान को अपने राज्य में सम्मिलित किया और इसकी जानकारी हमें मिलती है राजतरंगिणी से, जिसके लेखक है कल्लन। हाथीकुंभा अभिलेख से जानकारी मिलती है कि उस समय कलिंग पर नंद राज का शासन चल रहा था। अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया और उस समय कलिंग पर नंद राज शासन कर रहे थे। और इस कलिंग पर जब आक्रमण किया, इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, जिससे अशोक का मन विचलित हो गया। हाथीकुंभा अभिलेख में ये बताया गया है कि उसमें कलिंग पर नंदराज शासन कर रहे थे और इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और इस कारण व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया और उसने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी। श्रमण उसे कहते हैं, बौद्ध धर्म के जो संत होते हैं उन्हें श्रमण कहा जाता है। श्रमण निग्रोध और उपगुप्त के प्रभाव में आकर इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, जबकि अशोक का पहले धर्म हिंदू धर्म था, वह शिव का उपासक था। लेकिन इस व्यापक नरसंहार के बाद में वह बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। श्रमण निग्रोध और उपगुप्त से उसने दीक्षा ली और बौद्ध धर्म को अपना लिया। हमेशा के लिए शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उसने धम्मघोष को अपना लिया। जो बेरी घोष होता है, बेरी घोष किसी कहते हैं, युद्ध के समय जो शंख वो नगाड़े बजाए जाते हैं, जो बेरी बजाई जाती है, उद्घोषणा की जाती है, उसको उसने त्याग दिया और धम्मघोष को अपना लिया।
बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व राजतरंगिणी से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक शिव का उपासक था, हिंदू धर्म में दीक्षित था। बाद में गुरु, बौद्ध धर्म के जो गुरु है मौग्लीपुत्तिस, उनके प्रभाव में आया। बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं को काटकर अशोक ने 4 नई गुफाओं का निर्माण करवाया, सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण, ताकि बौद्ध श्रमण उसमें रह सके, निवास कर सके। अशोक ने आजीविकों के निवास के लिए, आजीविका किसी कहा जाए तो बौद्ध धर्म में जो संत होते हैं उन्हें, तो आजीविकों के निवास के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में उसने बौद्ध गया की यात्रा की और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की धर्म यात्रा शुरू की। रुम्मिनदेई अभिलेख, बेटा बोर्ड एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है कि रुम्मिनदेई अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो रुम्मिनदेई अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि अशोक ने जो लुम्बिनी था वहां पर भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी, यानी भूमि कर की जो राजस्व कर थी उसको कम कर दिया। अशोक के शिलालेखों में चोल, चेर, पांड्य और केरल के सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य बताए गए हैं। बाकी संपूर्ण भारत अशोक के शासन के अधीन था। राज्याभिषेक के संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध साकी कहा है, बुद्ध का उपासक कहा है। बेटा जो रुम्मिनदेई अभिलेख है वो पूछा जा सकता है। हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है वो पूछा जा सकता है। अशोक अभिलेखों में क्या कहा गया है, अशोक ने राज्याभिषेक के कौन सी वर्ष में धम्मघोष को स्वीकार किया, अशोक पर प्रश्न बनता है। अर्धवार्षिक परीक्षा में भी अशोक का धम्म, अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उसे धम्म कहा गया। अर्धवार्षिक परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में अशोक का धम्म पूछा जाता है। अशोक का धम्म समझाइए या अशोक के धम्म से क्या आशय है, तो ऐसा प्रश्न आपके बनता है। किसे कहेंगे अशोक का धम्म? अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उसे अशोक का धम्म कहा गया है। अशोक ने दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में इसकी परिभाषा दी है और इसको समझाया है। पाप क्रम से निवृत्ति, दया, दान, विश्व कल्याण, माता पिता, बड़ों, गुरुजनों की आज्ञा मानना, श्रमणों, साधु संतों का आदर करना, ब्राह्मणों को दान करना, ये सब अशोक ने अपने धर्म को परिभाषित किया है। जो नैतिकता के नियम है वही अशोक का धर्म है। तीसरे अभिलेख में अशोक ने धर्म में अल्प संग्रह व अल्प व्यय का भी विधान था। अल्प संग्रह का अर्थ यानी हमें बहुत ज्यादा संचित नहीं करना है धन, और अल्प व्यय यानी जितना जरूरी हो उतना ही खर्च किया जाए। तो तीसरे अभिलेख में इसने अल्प संग्रह और अल्प व्यय का विधान बताया है। भाभरू शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों पर प्रकाश डाला है, बुद्ध, धर्म और संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। बेटा जैसे शिलालेख आते हैं कि भाभरू शिलालेख से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो अपन लिख सकते हैं भाभरू शिलालेख। भाभरू शिलालेख कहाँ पर मिला है? जयपुर के पास बेराट। तो उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि इसने त्रिरत्नों में आस्था प्रकट की है, बुद्ध, धर्म और संघ में। इसके बाद में धम्म यात्रा। अशोक शासक बना उससे पहले विहार यात्राएं की जाती थी शिकार करने के लिए, जिसमें शासक अपने आसपास सैनिकों के साथ या कुछ अपने मित्र मंडलियों के साथ शिकार करने के लिए जंगलों में यात्राएं करते थे और उसको विहार यात्रा कहा जाता था। लेकिन अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, बौद्ध धर्म को उसको अपना लिया और उसके बाद में उसने विहार यात्राओं पर रोक लगा दी और धर्म यात्रा शुरू की। इसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा की जाती थी। ब्राह्मणों, श्रमणों, जो बौद्ध साधु होते थे उन्हें श्रमण कहा जाता था। ब्राह्मणों, श्रमणों व वृद्धों को स्वर्ण दान किया जाता था। पूछा जा सकता है कि धर्म यात्रा से क्या आशय है?
विहार यात्रा में शिकार किया जाता था और धर्म यात्रा में बौद्ध धर्म के स्थानों की यात्रा की जाती थी। बौद्ध ब्राह्मण श्रमण और वृद्धों को स्मरणदान किया जाता था। तो इसके बाद में अपने आता अनुसंधान। अशोक ने अपने राज्यकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कुछ नए कर्मचारियों की नियुक्ति की और वो कर्मचारी कौन थे? प्रादेशिक, राजूक और युक्त। तो जो अनुसंधान होता है उसमें क्या होता है? राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिक और राजूकों और युक्तों को धर्म प्रचार के लिए यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे लेखों में अनुसंधान कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू करवाया और अनुसंधान के द्वारा अनुसंधान कहा जाता था। राज्य में नए कर्मचारियों की नियुक्ति की गई और इन कर्मचारियों का कार्य था धर्म का प्रचार और प्रसार करना। फिर इसके बाद में धम्म महामात्र बोर्ड में पूछा जा चुका है। धम्म महामात्र के कार्य बताइए। अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिनके कार्य थे जनता में धर्म का प्रचार प्रसार करना, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी देना, दानशीलता और कल्याणकारी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी अच्छे कार्य करने के लिए, दान करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। तीसरा, कारावास से कैदियों को मुक्त करना। चौथा, जो कारावास के कैदी हैं उनके परिवारों की, गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता करना। अशोक पर प्रश्न अवश्य बनता है। अभिलेख। अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। यानी अशोक के बारे में हम जितना जानते हैं वो हम किसकी सहायता से जानते हैं? अभिलेखों से। जगह जगह उसने अपने अभिलेख लिखवाए जिससे हमें उनके बारे में जानकारी मिली। और अशोक को अभिलेखों की प्रेरणा मिली ईरान के राजा दारा प्रथम से। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। कौन सी लिपि में है बेटा? ब्राह्मी लिपि में। इसके अलावा जो पश्चिम उत्तर भारत है, जो पाकिस्तान में है इलाका, अभी मंसीरा, शाहबाजगढ़ी, यहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं खरोष्ठी लिपि में। लिपि लिखने की भाषा होती है वर्तमान में जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, वैसे ही अशोक के अभिलेखों की भाषा ब्राह्मी लिपि है मोस्टली। लेकिन कुछ लेख जैसे पश्चिम उत्तर भारत वाले जो अभिलेख मिले हैं वो कौन सी लिपि में मिले हैं? खरोष्ठी लिपि में। टोपरा से दिल्ली तक लाए गए एक स्तंभ पर 7 लेख एक साथ उत्कीर्ण हैं। दूसरे व तीसरे अभिलेख में यवन नरेश आंटियोकस द्वितीय का उल्लेख है। अशोक ने अभिलेखों को, अशोक के जो अभिलेख है उनकी लिपि को पढ़ने में पहली बार सफलता किसने प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेप ने। बेटा प्रश्न क्या है आपका? अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता किसने प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेप ने। ताम्रपर्णी श्रीलंका के लिए नाम आया है। श्रीलंका के राजा तिस ने अशोक से प्रभावित होकर दीवा नाम की उपाधि धारण की, बौद्ध धर्म को अपनाया। उसने दूसरे राज्याभिषेक के अवसर पर उसने अशोक को आमंत्रित किया। अशोक के पुत्र महेंद्र बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर श्रीलंका गए और श्रीलंका में बौद्ध धर्म का आरंभ उसी के साथ माना जाता है। 40 वर्ष तक शासन करने के बाद 232 ईस्वी पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई। अशोक ने जो भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपनाया, उसके बाद में जो मौर्य साम्राज्य था वह कमजोर होने लगा। अशोक के उत्तराधिकारी भी योग्य नहीं थे। अशोक के बाद में अगला शासक बना कुणाल, जिसे दिव्यावदान में धर्म निवर्तन कहा गया है। उस समय कश्मीर का शासक था जालोर। कुणाल अंधा था, इस कारण जो उसका पुत्र संप्रति था उसने मगध के शासन को संभाला। उसके बाद में दशरथ शासक बना, लेकिन सभी जो उत्तराधिकारी थे अयोग्य थे, इसलिए मौर्य वंश पतन की ओर बढ़ने लगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। प्रश्न पूछा जा चुका अर्धवार्षिक में, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ, जिसकी हत्या उसकी जो ब्राह्मण सेनापति थे पुष्यमित्र सुंग, उसने हत्या कर दी और भारत पर सुंग वंश का शासन प्रारंभ हो गया। मौर्य वंश का शासन समाप्त हुआ। मौर्य प्रशासन बेटा
2 से 3 बार बोर्ड परीक्षा में मौर्य प्रशासन पूछा जा चुका है। मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन को समझाइए या मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन को समझाइए। इसके अलावा इसमें जो टॉपिक है समाहर्ता, उसके बारे में अलग से भी प्रश्न बन चुका है। तो अपन मौर्य प्रशासन की चर्चा कर रहे हैं। मौर्य काल में पहली बार भारत में केंद्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होता था, लेकिन राजा निरंकुश नहीं होता था। निरंकुश यानी निरंकुश का अर्थ होगा जिसमें कोई अंकुश नहीं हो। तो मौर्य काल में जो शासक होता था वह शक्तिशाली होता था। सारी शक्तियां उसमें निहित होती थी, लेकिन फिर भी वह तानाशाह या निरंकुश नहीं होता था। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। दंड को सेना कहा गया है। राजा द्वारा मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के लिए एक जांच होती थी जिसे उद्दा परीक्षण कहा जाता था। इस उद्दा परीक्षण के द्वारा राजा मुख्यमंत्री और पुरोहित नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की भली भांति जांच करता था और उस जांच के बाद में उसे मुख्यमंत्री या पुरोहित नियुक्त किया जाता था। ये लोग मंत्रिमंडल के सदस्य थे और मंत्रिमंडल के अतिरिक्त परिषद मंत्री होती थी, जो एक तरह की मंत्री परिषद होती थी। तो अर्थशास्त्र से हमें केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य। सबसे पहले अपन देखते हैं केंद्रीय प्रशासन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें तीर्थ कहा गया। जो विभाग थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तीर्थ के नाम से। और तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्र कहा जाता था। जो महत्वपूर्ण तीर्थियां थे वो कौन कौन थे? मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। महत्वपूर्ण तीर्थों में आते हैं मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। तो इस तरह अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख किया गया है और इनके अध्यक्ष को तीर्थ कहा जाता था। जो विभाग थे इन्हें तीर्थ कहा जाता था, इनके अध्यक्ष को महामात्र कहा जाता था। इसके बाद में अपन बात करते हैं समाहर्ता नामक अधिकारी की। पूछा जा सकता है 1 नंबर के प्रश्न में भी कि समाहर्ता से क्या आशय है। समाहर्ता अधिकारी था जो कि राजस्व एकत्र करने का कार्य करता था। दूसरा कार्य आय व्यय का ब्यौरा रखना और तीसरा वार्षिक बजट तैयार करना। यानी साल भर में किस मद पर कितना खर्च किया जाना है ये तय करने का कार्य समाहर्ता करता था। तो समाहर्ता के 3 कार्य थे: राजस्व एकत्र करना यानी कर वसूल करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना यानी कितना खर्च कहाँ पर हुआ उस सारी जानकारी रखना, और तीसरा वार्षिक बजट तैयार करना। फिर अपन बात करते हैं सन्निधाता या कोषाध्यक्ष। साम्राज्य में कोष गृह और अन्नागार बनवाने का कार्य किया जाता था। सन्निधाता जिसको कोषाध्यक्ष कहा जाता है। अर्थशास्त्र में 26 विभागाध्यक्षों का उल्लेख मिला है। 26 प्रकार के विभाग होते थे, जैसे कि कोषाध्यक्ष है, सीताध्यक्ष है। सीताध्यक्ष कृषि से संबंधित अधिकारी होता था। पण्याध्यक्ष व्यापार से संबंधित अधिकारी, सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई से संबंधित अधिकारी, लूनाध्यक्ष बुचड़खाने से संबंधित अधिकारी, विविधाध्यक्ष चारागाह से संबंधित अधिकारी, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करने वाला टकसाल से संबंधित अधिकारी। इसके अलावा कोतवाध्यक्ष होता था, वंदनाध्यक्ष होता था। तो इसमें सारे कुल मिलाकर के 26 विभागाध्यक्ष होते थे और इनके अलग अलग कार्य थे। इनके द्वारा केंद्रीय प्रशासन चलाया जाता था। इसके अलावा युक्त और उपयुक्त महामात्य तक अध्यक्षों के नियंत्रण में निम्न स्तर के कर्मचारी भी होते थे जो शासन कार्य में इनकी मदद करते थे। फिर अपन बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन की। प्रांतीय प्रशासन यानी मौर्य साम्राज्य इतना विशाल था कि उसको संचालित करने के लिए प्रांतों का प्रशासन अलग से चलाया जाता था। तो अशोक के समय में मगध साम्राज्य में 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। पहला है उत्तरापथ जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। दूसरा है अवंती राष्ट्र और अवंती राष्ट्र की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। तीसरा है कलिंग जिसकी राजधानी थी तोसली। चौथा है दक्षिणापथ। दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी
और पांचवा है मध्य देश जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो इस तरह पूरे मौर्य साम्राज्य को 5 भागों में बांट दिया गया था प्रशासन की सुविधा के लिए, ताकि प्रशासन अच्छे से चलाया जा सके। प्रांतों का शासन, जो प्रांत थे 5, उनका शासन राजवंशी कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारी द्वारा होता था, यानी जो राजकुमार होते थे उनके द्वारा प्रांतों का प्रशासन चलाया जाता था। जो प्रांत थे वह विषयों में विभक्त थे और विषयों का शासन विषयपतियों के द्वारा चलाया जाता था। फिर इसके बाद में जो विषय थे वो जिलों में विभक्त थे और जिलों का शासन स्थानिक नामक अधिकारी के द्वारा चलाया जाता था। शासन की सबसे छोटी इकाई जो कि 10 गांवों से मिलकर बनी होती थी उसका मुखिया गोप कहलाता था, जो कि 10 गांवों का शासन संभालता था। समाहर्ता के अधीन प्रतिष्ठी नामक अधिकारी होता था, जो कि विषयपति, स्थानीय गोप इन सब पर नियंत्रण का कार्य करता था। मौर्य कालीन प्रशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 नंबर का बेटा आपके क्वेश्चन बनता है, आपको अच्छे से समझना है। उम्मीद है मौर्य वंश के बारे में जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।